Hello students, welcome to TSS School, class 12 Mathematics, Introduction and Example of Exercise 13.3, part 1 we are going to start. And what we are studying in this exercise is that multiplication theorem of probability, जो कि हम क्लास मतलब एक्सरसाइज 13.2 में स्टूडेंट स्टडी करके आए थे, उसी का फॉरवर्ड वर्जन जो हम देख रहे हैं वो अब हम देखेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो, और बेस थ्योरम। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले व्हाट वी हैव टू स्टडी इज दैट पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस, ना कि किसी सैम्पल स्पेस का हम पार्टीशन कैसे करेंगे। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी सैम्पल स्पेस में दो इवेंट्स एक साथ होते हैं। अब किसी सैम्पल स्पेस में मैं क्या मानूंगी, एक से ज़्यादा इवेंट्स मान के चलूंगी और उनका क्या करूंगी, पार्टीशन करूंगी। सो पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस क्या होता है, अ सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 En, ये सैम्पल स्पेस है जिसमें E1 E2 En बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इस सेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टीशन, ये किसी सैम्पल स्पेस S का पार्टीशन करती है। कब, इफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू फाई, अगर EI इंटरसेक्शन EJ यानी किन्हीं भी दो सैम्पल स्पेस का मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, हमेशा वो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए हमारे पास, फाई आनी चाहिए। यानी E1 का अगर आप इंटरसेक्शन करो E2 से तो वो भी कितना आना चाहिए, फाई आना चाहिए। E2 का आप इंटरसेक्शन करो E3 से तो वो भी कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फाई। E3 का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे E4 से तो वो भी कितना आना चाहिए, फाई। इसी तरह से आप कितने भी इवेंट्स ले लो, इनका इंटरसेक्शन अगर हम करें E1 E2 E3 का किया, देन E1 और E3 का करो तो वो भी कितना आना चाहिए, फाइव। इस तरह से किसी भी दो सैम्पल स्पेस का आपस में इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, फाइव। सेकंड, ये E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, इन सब का एक साथ यूनियन करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, सैम्पल स्पेस के। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यानी हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ En भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली किसी एक सैम्पल स्पेस के लिए अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ फुलफिल होती है तो हम क्या कहेंगे कि जो इवेंट्स है E1 E2 En ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस सैम्पल स्पेस का पार्टीशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस हम देखते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने मान लिया लेट E1 E2 En बी ए पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस S की E1 E2 En जो है वो सैम्पल स्पेस S का क्या है, एक पार्टीशन है। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट्स E1 E2 En हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, हर इवेंट E1 E2 En की प्रोबेबिलिटी कैसी है, नॉन जीरो, यानी P ऑफ E1 ग्रेटर देन जीरो है, P ऑफ E2 सब कैसे है, नॉन जीरो है। लेट A बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद S, अब कोई भी एक इवेंट A है जो कि S से एसोसिएटेड है, यानी ये जो मेरी सैम्पल स्पेस है इनमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सपोज दिस इज इवेंट E1, दिस इज इवेंट E2 E3 E4 और सबसे लास्ट में जो इवेंट हो रहा है दैट इज इवेंट En। ओके, अब इन सब के बाद में सबसे लास्ट में जो इवेंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मेरा इवेंट A, ये सबसे लास्ट में हो रहा है। क्लियर है, लेट A बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद S, A कोई भी इवेंट है जो कि A से एसोसिएटेड है। तो मुझे अगर A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, क्योंकि A सबसे लास्ट में हो रहा है तो A की प्रोबेबिलिटीज इन सब की प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंडेंट रहेगी। यानी A E1 के होने के बाद होगा, A E2 के होने के बाद भी होगा, A E3 के होने के बाद होगा, A E4 के होने के बाद होगा। तो मैं इसको क्या, इसकी टोटल, इसलिए हम इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज A की प्रोबेबिलिटी इन सब की प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करती है। तो A की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स, P ऑफ E1 conditional probability of P of A upon E1 plus P of E2, conditional probability of P of A upon E2 and so on P of En into conditional probability of P of A upon En। इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to n P of EJ multiplied by P of A upon EJ। So based on this let's see an example, example number 15।
अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, एक पर्सन जो है वो कंस्ट्रक्शन जॉब में काम कर रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, एंड 0.80 ये प्रोबेबिलिटी है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी अगर कोई स्ट्राइक नहीं है, और प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 0.32। डिटरमाइन मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मुझे सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो किस पे हो जाए, टाइम पे हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ए इवेंट क्या बताना है, द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ए इवेंट क्या है मेरा, दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो क्या हो रही है, मेरी टाइम पे कंप्लीट हो रही है, दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, दिस इज माय इवेंट ए। एंड बी बी द इवेंट दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, और बी मैं कोई भी इवेंट बोल लेती हूँ दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, ओके, देन बी विल बी ए इवेंट दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। सो बी डैश क्या हो जाएगा कि देयर विल बी नो स्ट्राइक, व्हाट इज बी डैश, बी डैश मीन्स देयर विल बी नो स्ट्राइक, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी यानी स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी हमको कितनी दे रखी है स्टूडेंट 0.65। सो पी ऑफ बी डैश मेरे पास कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.65, 1 माइनस 0.65। सो पी ऑफ बी डैश जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 0.35। ओके, नाउ हमको दो चीज़ दे रखी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हो रही है अगर स्ट्राइक है, अगर स्ट्राइक है तो भी जॉब काम टाइम पे कंप्लीट हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 0.32, एंड कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक फिर भी जॉब कंप्लीट हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.80। तो आपको जो जो चीज़ें दे रखी है आप उसको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करोगे, देन ओनली इट विल बी इजी फॉर यू। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या कहेंगे कि P ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, P ऑफ B इंटू P ऑफ A अपॉन B प्लस P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ A अपॉन B डैश। सो दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ B यानी 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 into 0.8. So this value comes out to be 0.208 plus 0.28 which is equals to 0.488। ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। देन इसी पे बेस्ड हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है, इफ E1 E2 En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस, अगेन द थिंग इज सेम कि ये मेरी कोई सैम्पल स्पेस है, ये E1 E2 E3 E4 E5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये यहाँ पे हमको कहीं मिल रहा है En। हमको ना काफ़ी सारे ये इवेंट्स दे रखे हैं सच दैट इज E1 E2 En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसका मतलब EI इंटरसेक्शन EJ आप किसी का भी कर लो तो वो अपने को क्या मिलेगा 5, एंड इन सब का जो यूनियन है वो मेरे को क्या दे रहा है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, S के इक्वल है। एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। अब A कोई भी इवेंट है, A इज एनी इवेंट। अब ये जो A है दिस इज एनी इवेंट, इनमें से कोई एक इवेंट क्या है, A है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, EI अपॉन A, यानी A हो चुका है। ओके, A लास्ट में नहीं हो रहा है, A हो चुका है ना, इट हैपन्ड, यानी ये पहले ही हो चुका है
और अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, E1 अपॉन ए, यानी अब मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, अगर मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो इवेंट क्या हो रहा है, ए के होने के बाद हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं दैट EI इज हैपनिंग व्हेन ए इज हैपन्ड, जबकि ए हो चुका है, व्हेन ए हैज हैपन, जब ए हो चुका है उसके बाद अगर EI हो रहा है तो जो EI की प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, इट डिपेंड ऑन ए, ये ए पे डिपेंड करेगी, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ EI अपॉन ए, यानी मुझे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो बेस थ्योरम से वो मैं कैसे निकालूंगी, P ऑफ EI अपॉन ए इज इक्वल्स टू P ऑफ EI इंटू ए अपॉन EI अपॉन इन सब की समेशन आ जाएगा, यानी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1। तो इसको अगर मैं और सही तरीके से लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, P ऑफ EI A इज इक्वल्स टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ ए अपॉन EI इंटू P ऑफ E1 P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EN। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी बेस थ्योरम में हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी इवेंट ए की, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की मदद से हम कोई ए इवेंट है जो कि सबसे लास्ट में हो रहा है उसकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन बेस थ्योरम इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग lectures. Till then students, do practice of this. Thank you.